अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारा दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम जो है हाइब्रिडेशन पे हमने एंड किया था। हाइब्रिडेशन का एक एग्जांपल हमने किया था और वो एग्जांपल था हमारे पास CONH3 का होल 6 3+। कौन सा था हमारे पास? CONH3 का होल 6 3+, ये था हमारे पास। और इसकी हाइब्रिडेशन हमारी आ गई थी D2sp3। ये हमारी इसकी हाइब्रिडेशन आ गई थी। ओके, अब हम इसी का अगला एक और करने वाले हैं, COF63-, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करना है हमको, इसकी हाइब्रिडेशन हमको चेक करनी है। तो इसकी हाइब्रिडेशन हम चेक करेंगे तो पहले हमको निकालनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगेन कोबाल्ट के हम मानेंगे x और हाइड्रोजन की होती है -1 इंटू 6 और इजिकल्स टू हमारे पास -3 चार्ज होता है। तो x इजिकल्स टू -3 + 6 इजिकल्स टू कोबाल्ट की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +3 आ गई। ये रही है हमारे पास। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम दूसरा लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे इसमें कोबाल्ट का तो कितना होता है? 27 होता है। तो हमारे पास रहेगा आर्गन, तो यहाँ पे आ जाएगा और ये रहेगा 3d7 4s2 4p। ओके, ये रहेगा ऐसे करके। और इसमें अगर जब हम इसका GS लेंगे, GS बोले तो ग्राउंड स्टेट लेंगे, तो हमारे पास इस तरह से रहेगा 1 2 3 4। ये होगा 3d, ये रहेगा 4s और ये रहेगा 4p और यहाँ पे ले लेते हैं 4d0 और यहाँ पे रहेगा हमारे पास 4d। 1 2 3 4 ये रहेगा 4p 4d। ओके, और इसमें अब जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ये रहेंगे। ओके, और इसमें हाँ एक स्टेप और छूट गया हमारा। जब कोबाल्ट कितनी आएगी तो कोबाल्ट 3 जो पॉजिटिव होगा उसकी कितनी आएगी? इसकी आ जाएगी आर्गन और आपका 3d6 4s0 4p0 और 4d0 ये है। तो इसका हम लोग ये चीज लिख रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे लिख के चल रहे हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 ये रहेगा। एक्साइटेड स्टेट में लेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में जो है ना इलेक्ट्रॉन ये अंदर नहीं जाएंगे, एज रहेंगे और ये वाले हमारे पास ऐसे रहेंगे 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से रहेगा और यहाँ पे हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास F आएगा, यहाँ भी F आएगा, यहाँ भी F आएगा, यहाँ भी F आएगा, यहाँ भी F आएगा और यहाँ भी हमारे पास F आएगा। 3d 4s 4p 4d ये रहेगा इस तरह से। ये रहेगा D2sp3। D2sp3 हमारे पास, सॉरी D2 नहीं, हमारे पास S है, फिर 3p है और हमारे पास है sp3d2। तो इसकी भी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी। ठीक है ना, ये चीजें होती है। ओके, सब कुछ रहता है। तो अब ये चीजें कैसे आई? जैसे कोबाल्ट में हमारे पास D2 आया और इसमें ये हमारे पास D बाहर का आया और इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हुए, तो इसको बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इसके लिए एक जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी आई थी, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उसको जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो लिगेंड फील्ड, सॉरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है, उसको बोलते हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। स्प्लिटिंग होती है उसमें d ऑर्बिटल की। तो d ऑर्बिटल वो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलती है
कि जब कोई लिगेंड अटैक करता है तो उसमें जो लिगेंड वीक होता है, जिसकी लिगेंड स्ट्रेंथ वीक होती है, वो उसमें स्प्लिटिंग नहीं हो पाती। हाई स्प्लिटिंग होती है, जिसमें स्प्लिटिंग हो जाती है वो ज़्यादा गैप होता है। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, तो CFT के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे हमारे पास ये है मेटल, तो यहाँ पे देखो ये मेटल है और ये लिगेंड है, ठीक है। तो इसको हम मानते हैं पॉइंट चार्ज की तरह, पॉइंट चार्ज की तरह मानते हैं। और दोनों में जो अट्रैक्शन होता है, तो जो अट्रैक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। जब लिगेंड मेटल की ओर अट्रैक्ट होता है, तो डी ऑर्बिटल जो है स्प्लिट होता है दो पार्ट में, T2G और EG में, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में अलग होता है, टेट्राहेड्रल में अलग होता है। स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल का सेम रहता है, लेकिन टेट्राहेड्रल का अलग होता है। जरा इस चीज को देखो, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं, CFT इन octahedral and square planar, रिमेंबर दिस। क्या चीज होती है, इस चीज को आप लोग जरा देखो। हमारे पास जो वो होती है मेटल, उसमें हमारे पास d ऑर्बिटल होता है, ये वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हमारे पास होता है। जब लिगेंड अप्रोच करता है, जब लिगेंड इसके पास आता है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हमारे पास T2G और एक हमारे पास होता है ये वाला EG, T2G और EG। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये जो गैप होता है, ये होता है हमारे पास 10dq भी इसको बोलते हैं, और या फिर डेल्टा नोट भी इसको बोलते हैं, ओके। यहां से यहां तक का जो गैप होता है, रिमेंबर दिस, यहां से यहां तक का जो गैप होता है, ओके, तो ये होता है -0.6 डेल्टा नोट, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो गैप होता है, ये होता है +0.4 डेल्टा नोट, इतना होता है, ठीक है, 0.4 डेल्टा नोट। इस लाइन को हम बोलते हैं बेरी सेंटर। अब मान लीजिए अगर हम बोल दें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, मान लीजिए कि D4 इलेक्ट्रॉन है एग्जाम्पल के तौर पर, और हमने इसको स्प्लिटिंग कराई 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक ये जाएंगे 3 ऑर्बिटल और यहाँ पे आएंगे हमारे पास। तो देखो ये रहेगा T2G और ये रहेगा EG, और हमने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिए, ठीक है जी। अब देखो पहले जो इलेक्ट्रॉन हमेशा भरे जाएंगे वो T2G में भरे जाएंगे, रिमेंबर दिस। तो पहला इलेक्ट्रॉन उठाएंगे यहाँ पे रख देंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन उठाएंगे यहाँ पे रख देंगे, ये तो हमारा हो गया। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, देखो जी यहाँ पे जो है ना, ये 3 रहेंगे, ओके, और यहाँ पे फिर वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। दोबारा कर रहा हूं, देखो ये वाला हमारे पास ये होता है इस तरह से, ये होगा हमारे पास T2G और ये हो जाएगा EG। ये वाला हमारा होता है बेरी सेंटर, ये वाला गैप होता है हमारे पास +0.6 डेल्टा नोट, और ये होता है हमारे पास -0.4 डेल्टा नोट, और ये पूरा का पूरा जो गैप होता है ये होता है डेल्टा नोट या 10dq, ठीक है। तो अगेन अब तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ गया, हो गया, हाफ फील्ड होगा। अब चौथा जो इलेक्ट्रॉन है,
चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा या तो यहां जाएगा या फिर यहां जाएगा। ये डिपेंड करता है लिगेंड पर कि लिगेंड हमारा जितना स्ट्रॉन्ग होगा ये एनर्जी गैप उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी ये एनर्जी गैप उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा चौथा इलेक्ट्रॉन पहले यहां जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो जंप करके यहां आ जाए, जंप करके ऊपर पहुंच जाए, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी। तो इसलिए अगर लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, लिगेंड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो गैप हमारा ज्यादा हो जाएगा, और गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा यहां जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है चौथा इलेक्ट्रॉन फिर यहां आएगा, इसमें ये रहा। तो एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग यहाँ पे लिखनी है, उस ऑर्डर को आपको याद रखना है। उसमें से कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे, वो आपको याद होने चाहिए। उसमें अगर वो लिगेंड हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन और छठा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि चौथा, पांचवा, छठा, 3 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पहले पहले नीचे जाएंगे, उसके बाद जब नीचे वाले फुलफिल्ड हो जाएंगे तब जाएंगे ऊपर। कैसे, जरा देख लो। हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैं लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी वाली है, इसको याद रखना है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे वीक लिगेंड होता है, वो हमारा होता है I माइनस, आयोडीन माइनस। उसके बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है Br माइनस, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है SCN माइनस, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है Cl माइनस, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है S2 माइनस, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है F माइनस, और उससे ज्यादा होता है AOH माइनस, और उससे ज्यादा होता है ऑक्सीलेटर C2O4 2 माइनस। देन उससे ज्यादा होता है वाटर, और उससे ज्यादा होता है NCS, ओके, और उससे ज्यादा होता है EDTA। EDTA का मतलब यहां पे आता है फोर माइनस। मुझे शायद याद है कल मैंने जो क्लास की थी तो उसमें EDTA की ऑक्सीजन स्टेट मैंने लिखवाई थी 6, वहां पे 6 नहीं होती, वहां पे 4 होती है, -4 होती है। EDTA का स्ट्रक्चर ये होता है, इस तरह से होता है, इथाइलिन डाइएमीन N, एक मिनट, ये होता है तो इथाइलिन, एक मिनट गलती होगी फिर से, ये होता है, ठीक है। तो इसमें एक माइनस चार्ज ये है, एक माइनस चार्ज ये है, एक माइनस चार्ज ये है, एक माइनस चार्ज ये, तो कितना चार्ज है? -4 चार्ज है। तो पिछले लेक्चर में जो -6 मैंने लिखवाया, -6 ना होकर के ये होता है चार्ज, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटेट, ठीक है, ओके, ये होता है। तो EDTA है, और EDTA के बाद हम लेंगे इसमें उल्टा, हाँ, इसके बाद है हमारे पास अमोनिया NH3, और उसके बाद है हमारे पास EN के बाद हमारे पास होता है CN माइनस, और उसके बाद होता है CO। ये वाले जो हमारे लिगेंड हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। अब जरा इस चीज की एप्लीकेशन आप देख लो कि क्या चीज है हमारे पास। अब देखो हमारे पास एग्जांपल है जो हमने दी, CO NH3 का होल 6 3 माइनस, और एक हमारा है CO F6 3 माइनस, ये रहेगा 3 प्लस और ये रहेगा 3 माइनस। इस चीज को अब आप देख लो, हम पहले इसकी बात कर रहे हैं, और इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट हमने निकाली थी 3 प्लस, यानी कि कोबाल्ट हमारे पास जब इस तरह से, अगर हमारे पास कोबाल्ट है तो हमारे पास हो जाएगा आर्गन रहेगा, और यहाँ पे 3d7 4s2 और 3p हमारे पास ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब जब हम कोबाल्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 3d6 4s0 और 4p0,
ठीक है, अब यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से स्प्लिट हो रहा होगा, और यहाँ पे हमारे पास ये रहेगा T2g और ये रहेगा Eg। अब हम पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे 1 2 3, ये तो खामोशी से आ जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब चौथा इलेक्ट्रॉन तय करेगा कि हमारे पास लिगेंड कौन सा है, तो लिगेंड हमारा कौन सा है, लिगेंड हमारा अमोनिया है। अमोनिया इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कहाँ है अमोनिया, इथाइलिन डाइमीन, साइनो और आपका कार्बोनिल ग्रुप, ये क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो यहाँ आएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आएगा, छठा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या है हमारे पास, ये वाले जो ऑर्बिटल होते ही होते dx स्क्वायर y स्क्वायर, और ये होता है dz स्क्वायर। ये वाले होते हैं हमारे पास dxy, dyz और dzx, ये हमारे पास होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि dx स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये वाले हमारे ऑर्बिटल जो है वैकेंट हो जाते हैं। उसके बाद हम लेंगे 4s, तो 4s वाला हमारे यहाँ आएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4p। तो हमारे पास अमोनिया यहाँ भी होगा NH3, यहाँ भी यहाँ से बॉन्डिंग कर रहा होगा, यहाँ से भी अमोनिया बॉन्डिंग कर रहा होगा, यहाँ से भी ये हमारा कर रहा होगा। तो ये इसकी हाइब्रिडेशन होगी D2sp3। D2sp3 हो गए नहीं हो गए, तो d ऑर्बिटल कौन सा है, अंदर वाला आया। जब d ऑर्बिटल अंदर वाला है तो इसको बोलते हैं हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर मैं इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो पहली चीज ये, अगर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है यानी कि सिंगल, तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। और दूसरा, अगर हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा हमारे पास डायामैग्नेटिक। क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो इस केस में ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। कैसे, आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ के चेक नहीं करने हैं, आपको इलेक्ट्रॉन ये वाले चेक करने हैं, तो सारे के सारे हैं कैसे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। तो म्यू क्या होता है, इक्वल टू अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2, ये होता है अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2। तो हमारे पास अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0। क्या चीज है यहाँ पे, क्योंकि इसमें अनपेड n क्या है यहाँ पे, n है अनपेड इलेक्ट्रॉन। जब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में जो म्यू हो जाएगा हमारा, म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यहां से एक बात समझ में आएगी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंपाउंड के मैग्नेटिक कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर पाई थी, वो हमको इससे मालूम चला था कि भाई ये वाला डायमैग्नेटिक क्यों है। अब हम लेंगे ये वाला, इसको एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास है COF6 तो अगेन यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +3, तो रहे कोबाल्ट 3+, और ये रहेगा 3d6 4s0 4p0 और यहाँ पे 4d0, ये रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राउंड स्टेट लिखूंगा तो 3d के लिए हमारे पास रहेगा
1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे रहेगा हमारे पास 4s और यहाँ पे रहेगा 4p। अब अगेन 1 2 3 4, जो 3d ऑर्बिटल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, इसको स्प्लिट कर रहे हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये होगा, हमको पता है कि ये है T2g, ओके, और ये होता है हमारे पास Eg। अब क्या है इसमें कि एक 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन तो हमारे 3 आ जाएंगे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन हमको पता करना होगा कि यहां जाएगा यहां जाएगा, तो उसके लिगेंड हम देखेंगे वो कौन सा, फ्लोरीन है। फ्लोरीन इज द वीक लिगेंड। जब वीक लिगेंड है तो ये जो गैप है, ये वाला गैप कम होगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाएगा। इसको ऐसे समझो कि अगर आप सीढ़ियां हैं आपके घर में, तो सीढ़ियों पर आप आसानी से एक एक सीढ़ी को आसानी से कूद करके चढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में एनर्जी गैप कम है, उनकी हाइट कम है। लेकिन आप कूद करके छत पे नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत ऊंचा है। ठीक है, जब आप कूद करके छत पे नहीं जा सकते तो आपके लिए मजबूरी है कि आप इसी में रहें, नीचे ही रहें। लेकिन अगर आपके पास सीढ़ियां हैं और उसका गैप कम कम है तो आप कूद करके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और छठा इलेक्ट्रॉन फिर हमारा यहाँ आएगा, क्योंकि हुंस रूल के अकॉर्डिंग 1 by 1 इलेक्ट्रॉन को हमको भरना होता है। तो जब तक पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक कि सारे के सारे अनपेयर्ड ना हो जाए, तो हमारे पास ये कहानी रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो d ऑर्बिटल तो हमारा खाली नहीं है ना। जब d ऑर्बिटल हमारा खाली नहीं है तो हम यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4 4d। तो यहाँ से एक ऑर्बिटल हम f यहाँ पे भी आएगा, f यहाँ पे आएगा, f यहाँ पे आएगा, f यहाँ पे आएगा, f यहाँ पे आएगा, ये रहेगा f। तो रहेगा sp3d2, ये रहेगा। अगर मैं बात करूं इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर की, तो ये कैसा होगा, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। ओके, और ऐसी ही अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, √n इंटू n प्लस 2। तो n की वैल्यू कितनी, यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 हो जाएगी। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू 2 प्लस 2, और ये हो जाएगा 8 रूट √2 यानी कि 2√2 यानी कि 2 इंटू 1.414 यानी कि 2.828 बोर मैग्नेटॉन। BM इसकी क्या होती है यूनिट, बोर मैग्नेटॉन, ये हमारे पास आता है। ठीक है जी, ये होता है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। ये तो था हमारा ऑक्टाहेड्रल, और टेट्राहेड्रल की बात करते तो जो टेट्राहेड्रल है उसमें भी हम क्या करेंगे, दो कंपाउंड लेंगे। एक लेंगे हम NiCl4 और आपका 2-, ठीक है, और एक लेंगे हम NiCN4 2-। ये भी क्या होगा, 2- ही होगा हमारा, इस तरह से। तो इसमें अगर हम बात करें पहले वाले की, तो हम बोलेंगे Ni, हाँ पहले हम इसका स्प्लिटिंग जो डायग्राम है उसको हम देख लें, टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है।
ये हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा E, रिमेंबर दिस, वहां पे था T2, यहाँ पे था Eg, लेकिन वो ऊपर था, यहाँ पे रहेगा E और नीचे हो जाएगा। और जो 3 ऑर्बिटल थे जो हमारे नीचे थे वो ऊपर आ जाएंगे, तो हो जाएगा T2, ओनली T2। ठीक है, ये होगा। अब इसमें जो हमारे पास है तो ये वाले हमारे क्या होंगे, जो ऊपर थे ना ये वाले, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हमारे होंगे। ये वाले हो जाएंगे हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये हो जाएंगे हमारे। अब इसमें आप देखिए क्या होता है, ये वाला जो स्प्लिटिंग है ये वाली हो जाएगी माइनस 6 चौक, हम क्या बोलेंगे 6 चौक 24, यानी कि माइनस 0.6 डेल्टा टी, क्या बोलेंगे 0.6 डेल्टा टी। और ये वाली जो है ये वाली हो जाएगी प्लस 0.4 डेल्टा टी। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इतना। तो अब हम NiCl4 ले लेते हैं। तो आपको याद रखना ऑक्टाहेड्रल में अलग होता है, टेट्राहेड्रल में अलग होता है, लेकिन जो है ये वाला जो होता है स्क्वायर पेलेनर कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका ऑक्टाहेड्रल का और उसका सेम रहता है, उसका और ऑक्टाहेड्रल का सेम रहता है। तो यहां पे हम लेंगे NiCl4 2-, ये चीज होती है। तो हमारे पास क्या रहेगा, निकिल। इसकी ऑक्सीजन स्टेट अगर हमको निकालनी है तो इसके x मानेंगे प्लस -1 × 4 = -2। तो हमारे पास x = क्या आ जाएगा, ये रहेगा -2 है तो आपका रहेगा +2, यानी कि ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, +2। यानी कि निकिल का कितना होता है 28 होता है, तो रहेगा 3d8 4s2 4p0। ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। आपको लग रहा है अधूरा, तो इसको मैं पूरा लिख देता हूं ऐसे करके। आर्गन लेंगे यहाँ पे हम, और हो जाएगा हमारे पास 3d8 4s2 4p0। जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो हमारे पास बचेगा आर्गन और 3d8 4s0 4p0। ठीक है जी, इसमें हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम 1 2 3 4। इसकी स्प्लिटिंग होगी 1 2, और यहाँ पे ये रहेगा Eg, सॉरी यहाँ पे रहेगा T2 और यहाँ पे रहेगा E। हमारे पास कितने हो जाएंगे 3d8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन भरो यहाँ पे, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा मैंने गलती कर दी, फिर से अगेन ये रहेगा हमारे पास E, तो 1 2 ये होगा हमारे पास इस तरह से 1 और 2। अब उसके बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, ये तय करेगा क्या, ये तय करेगा हमारे पास लिगेंड। लिगेंड कौन सा, क्लोरीन है, जो कि वीक लिगेंड है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा 1, तो 3 4 5, अब छठा यहाँ जाएगा 6 7, अब 8 है तो एक और रहेगा, तो वो यहाँ आ जाएगा, हो गया। तो ये d ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे रह गए। लेकिन अब जब d ऑर्बिटल ये रहे 3d वाले है ना, तो यहाँ पे हम लेंगे 4s और यहाँ पे आ जाएगा एक 4p। अब जो Cl है 4 है, एक Cl यहाँ जाएगा, एक Cl यहाँ जाएगा, एक Cl यहाँ जाएगा, एक Cl यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3। और sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, वो होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। टेट्राहेड्रल मतलब इस तरह से रहेगा, ये रहेगा। अब
कैसा है जब अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या है ये, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है, तो म्यू कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 2, तो यह आ जाएगा √8 यानी कि 2√2 यानी कि 2.828 बोर मैग्नेट्रॉन ये रहेगा। अब देखो कितने क्वेश्चन मैंने इसमें आपको करा दिए, मैंने आपको बताया नहीं लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ कितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जो पूछते हैं। जरा यहाँ आ जाओ, इसमें आते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन तो ये है, इसमें पूछते हैं इसकी हाइब्रिडेशन क्या है। तो हाइब्रिडेशन हमेशा आप ऐसे ही निकालेंगे, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, हाँ D2sp3। नंबर 1 क्वेश्चन तो ये आ गया, ठीक है। ये जो मैं यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ, चाहे टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्स हो, सबके लिए सेम है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को ऐसे ही निकालना है। तो एक तो ये है, दूसरा क्या है, दूसरा है कि पैरा है या डाया है, तो दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा पूछते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो तीसरा हमारे पास ये आ जाएगा, हो गया। अब चौथा क्या पूछते हैं, चौथा पूछते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे ये वाला नहीं पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला पूछ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, नीचे होता है T2G, तो यहां पे लिखोगे T2G, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो T2G EG ये दो हमारा यहाँ पे ये रहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारा जो है नंबर 4, यानी कि 4 क्वेश्चन हमसे एक ही क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और 5वां क्वेश्चन उसका IUPAC नेम पूछ सकते हैं, वो मेरा हो चुका है। और छठा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आइसोमेरिज्म, वो अभी हमने कराया नहीं है, उसको हम लेंगे। तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन में हम सारे एग्जाम्पल में हम चेक करने वाले हैं। इसमें भी देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या होगा, sp3d2। तो एक तो क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, तीसरा क्वेश्चन ये रहा। अब चौथा क्वेश्चन हमारे पास कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास पहले इसको लिखेंगे T2G और ऊपर लिखेंगे EG। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो अगला देख लो, इसमें टेट्राहेड्रल में, तो टेट्राहेड्रल में नंबर 1 क्वेश्चन तो हमारे पास ये आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाएगा, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाएगा, और चौथा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर हम देखेंगे तो E और आपका T2 है। तो E में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, और T2 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वो भी 4 है। तो इस तरह से रहेगा, समझे या नहीं समझे। अब देखो आगे, NiCN का होल 4 2 माइनस। तो निकिल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई थी हमारे पास, +2 आई थी। तो इसको ऐसे ना लिख करके अगर मैं पहले साफ साफ लिख दूं, Ni = +2, तो निकिल में कितना होता है, 28। तो क्या रहेगा, 3d8 4s2 4p0। तो निकिल हमारे पास रहेगा आर्गन 3d8 4s0 4p0। और हम यहाँ पे ले लेंगे क्या बोलते हैं इसको, चलिए ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम d ऑर्बिटल को स्प्लिट कर रहे हैं, 1 2 3 4। ये हाँ यहाँ पे ये आ जाएगा।
ये रहेगा E और ये रहेगा T2। 8 इलेक्ट्रॉन है 3D में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहेगा। इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले इसमें भरो 1 2। अब देखना तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो वहां पे Cn है, और Cn कैसा है इलेक्ट्रॉन, वो जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, पांचवा यहाँ जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है जी। अब पांचवा हमारा यहाँ जाएगा। जब छठे की हम बात करेंगे तो छठा हमारा यहाँ जाएगा, सातवां यहाँ जाएगा। अब जो आठवां इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां ना जाकर के यहां जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो 4s है और जो हमारे पास 4p है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा, एक लिगेंड यहाँ पे आ जाएगा Cn, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, dsp2। d एक तो d ऑर्बिटल और एक s और एक p, इस तरह से रहेगा। तो dsp2 होती है स्क्वायर प्लेनर की, स्क्वायर प्लेनर की, रिमेंबर दिस। इसमें जो d ऑर्बिटल होता है वो होता है dx स्क्वायर y स्क्वायर, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें जो d ऑर्बिटल होता है वो होता है स्क्वायर y स्क्वायर। अगर इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं वो कैसा होगा, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ओके, दूसरी चीज यहां पे अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हो जाएगा म्यू इजिकल्स टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। n की वैल्यू 1 है, 1। तो म्यू इजिकल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2, तो √3 आ जाएगा। और √3 की वैल्यू होती है 1.732 बोर मैग्नेटॉन। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है वो रहेगा E और T2। तो E हमारे पास आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, T2 हमारे पास आ जाएंगे 4 और 3 7, एक मिनट रुको, 5 6 7 और एक 8 है ना, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास डायामैग्नेटिक। जब डायामैग्नेटिक है तो एनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, T2G4 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे करके रहेगा। ये चीजें होती है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इसमें एक चीज की। देखो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको पता है कि जैसे 3D सीरीज होती है उसमें क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। और जो 4D सीरीज होती है वो क्या होती है, वो होती है यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुटेटियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। और एक लास्ट चीज होती है 5D, ठीक है, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटिलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। देखो ध्यान रहे, सिर्फ इस वाली सीरीज के लिए हम चेक करते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल में। और या ऑक्टाहेड्रल की अगर बात ना करके अगर हम सीधा सीधा ये बोल दें कि चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला हो या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला हो, इसमें हम चेक करते हैं। उसके अलावा ये वाली जो सीरीज है, ये वाली ध्यान रहे,
इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं कि ये जो चीज है इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाली हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आती है ऑलवेज, मतलब D2sp3 बोल सकते हैं और आपका DsP2 बोल सकते हैं, लेकिन आपकी कभी ये वाली नहीं आएगी, sp3 इसमें नहीं आती। कैसे, इसका एक एग्जाम्पल देखो। जैसे कि हमारे पास ये था CONH3 का होल 6 3+ और एक था हमारे पास COF6 3-। अभी अभी किया था हमने, तो इसके लिए हमने कहा था कि ये हो जाएगा D2sp3 और इसके लिए कहा था हमने sp3D2, कहा था नहीं कहा था। इसके लिए हम बोले थे कि d ऑर्बिटल अंदर वाला है तो बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसके लिए कहा था आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्योंकि ये बाहर वाला d है। ये हमारी बात हुई थी, ठीक है जी। लेकिन अगर हम कोबाल्ट के नीचे RH ले लें, अगर मैं बोल दूं RH है RH F6 3-, या मैं ये ले लूं IR F6 3-, कुछ भी ले लूं, हैलोजन है, तो इन दोनों में जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो हमेशा D2sp3 रहेगी, sp3D2 नहीं हो। यानी कि आप आंखें बंद करके इस केस में बोल देंगे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, चाहे लिगेंड आपका वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। हम लिगेंड की जो बात करते हैं सिर्फ इसी सीरीज में बात करते हैं, इस दोनों सीरीज में हम बात नहीं करते, इसमें हमेशा हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही कंसीडर करते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही कंसीडर करते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगर ये हो गया हो तो अब देखो, अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म, अब जो आइसोमेरिज्म होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है इसमें हमारे अलग अलग टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। जैसे पहला आइसोमेरिज्म जो हम लिखते हैं वो होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। दूसरा हमारे पास होता है कोऑर्डिनेशन नंबर आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तीसरा हमारे पास होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और उसके बाद आता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, यानी कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी इसको बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। अब ऊपर जो आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ये होता है हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये होता है हमारे पास स्टीरियो मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आपको ध्यान में रखना है। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है इसमें हम चेक करते हैं सिस और ट्रांस, ओके, सिस और ट्रांस। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल रोटेशन चेक करते हैं, जिसमें हमारे पास 2 टाइप के कंपाउंड बनते हैं, डेक्स्ट्रो
रोटेटरी, और एक होता है LAEVO, लीवो रोटेटरी। इस तरह से होता है, ठीक है, दो हमारे पास होते हैं। अब ये जो पहली चीज तो ये है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जिसमें केमिकल फॉर्मूला, ध्यान रहे, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन केमिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम अलग अलग होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम अलग अलग होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सिस और ट्रांस है तो इसमें केमिकल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन एटम का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। अभी आइसोमेरिज्म हमारा 2 टाइप का होता है। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें लिंकेज होता है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में एक हमको चाहिए होता है लिगेंड, उसको बोलते हैं हम एम्बाइडेंट लिगेंड। क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड हमारे पास होता है। एम्बाइडेंट लिगेंड जो मैंने आपको याद होगा मैंने कराया था एम्बाइडेंट। एम्बाइडेंट मैंने वहां पे नाम तो नहीं लिखवाया था लेकिन मैंने बताया जरूर था। आपको याद होगा मैंने कहा था, कल की बात है, कि अगर हमारे पास NO2 है तो NO2 दो तरह से बॉन्डिंग करता है, तो N से या फिर ONO से। ऐसे हमारे पास एक होता है SCN, तो SCN भी 2 टाइप की करता है बॉन्डिंग, SCN के साथ या NCS के साथ। इस तरह से बॉन्डिंग कर रहा होता है। तो या तो NO2 कर रहा होता है या ONO कर रहा है, SCN या NCS इस तरह से बॉन्डिंग कर रहा होता है। तो लिगेंड हमारा सेम रहेगा इस केस में, लेकिन उसका एम्बिडेंट चेंज हो जाएगा। कभी ऑक्सीजन से कर रहा होगा, ठीक है, कभी N से कर रहा होगा। ऐसे ही हमारे पास सॉल्वेट के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल चेंज हो रहा होगा, वाटर का मॉलिक्यूल एक्सचेंज कर रहा होगा लिगेंड से। इस वाले आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा होगा? आयंस चेंज हो रहे होंगे, अंदर वाला बाहर जा रहा होगा, बाहर वाला अंदर, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बाहर जा रहे होंगे। सारे के सारे हम ये डीपली इसको लेंगे, ठीक है, ये चीजें होती है। तो पहली हेडिंग हम जो लेंगे वो लेंगे हम सीधा सीधा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो भले आइसोमेरिज्म को बारे में एक बात में यहाँ पे लिख दूं कि सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये चीजें होती हैं। मतलब मैं अगर एक एग्जांपल में लेके चलूं, जैसे कि हमारे पास ये होता है CO और आपका NH3 का होल ट्वाइस Cl2 ये है, और आपका प्लस। तो इसमें देखो 2 अरेंजमेंट होंगे, ये रहा CO, ये देखो यहां पे CO है, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे NH3, यहां पे NH3। एक और लेंगे Cl, यही वाला। तो यहां पे Cl, यहां पे NH3, यहां पे Cl और यहां पे NH3, ये हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो Cl ये क्या हो जाएंगे? आपके अपोजिट हो गए। यहाँ पे Cl सेम साइड हो जाएंगे। जब सेम साइड होंगे इसको सिस बोलेंगे, इसको ट्रांस बोलेंगे। 1 बाय 1 हम सारी चीजें अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इन सबको हम लेंगे कल। आज के लिए हम इसको यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है? ओके फिर ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।